Secure 30 marks in your prelims 2025 in just 15 hours. IR ka crash course is spread across 4 broader lectures. Now, this IR crash course will be for the period of 10 days and every day आपकी 1.5 hour की क्लास होगी. अभी इस वीडियो में आप एक स्नीक पीक देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लेक्चर का. दिस जस्ट वन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ब्रॉडली आईआर का क्रैश कोर्स मैंने ये 4 चैप्टर्स में कवर करा है. नंबर 1 मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन न्यूज, नंबर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंटली प्लेसेस इन न्यूज. प्लेसेस इन न्यूज मैपिंग, ये क्वेश्चंस इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते आ रहे हैं आपके प्रीलिम्स में. तो चाहे वो इंडिया का नेबरहुड है, चाहे वो वेस्ट एशिया है, चाहे वो अफ्रीका की बात हो, अमेरिकाज की बात करें, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया है या चाहे वो साउथ पैसिफिक रीजन है, तो ब्रॉडली ये सारे प्लेसेस इन न्यूज इसमें कवर्ड होंगे. एंड नंबर 4 कन्वेंशंस, ट्रीटीज और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स. नॉट अ बैड डील. 4 lectures, 10 days, all in all 15 hours, and you can secure your 30 marks for prelims 2025. Enjoy the video ahead. Thank you. Perfect. Okay, now let's try to wrap up this today's agenda. Lecture number 2, international organizations. हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से स्टार्ट करेंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग, हर साल एनुअल मीटिंग कब होती है? जनवरी में होती है. सो जनवरी ऑफ एवरी ईयर यू हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग. ठीक है, इस साल भी हुई थी जनवरी 20 से जनवरी 24 में स्विट्जरलैंड में हुई थी. और इसमें दुनिया भर के लीडर्स आते हैं अटेंड करने के लिए. सो यू हैव लीडर्स, you have heads of the government, you also have people from the private sector, all right, and you also have academics, people from the academics as well. ठीक है. Now ये आइडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, yes, Sadhguru as well. I adore Sadhguru. I really adore Sadhguru. I really love watching his videos. The other day I was watching his podcast on Prakhar Ke Pravachan, जो PGX channel है, and I mean he has done quite a lot. I mean the Save Soil movement. So I really adore him. I really adore him, and whatever he speaks, I very keenly observe to him. Anyhow, now this concept of World Economic Forum, this started back in 1971. 1971 किसने शुरू किया था? जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने. उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना करी थी. और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ओरिजिनली क्या कहते थे? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहते थे. यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम. एंड देयरफॉर दिस इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एज वेल. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जस्ट अ सेकंड, अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड एट अ टाइम in 1971 when again the world was very polarized. When you had Cold War going on, when you had wars going on in different parts of the world, when you had that Vietnam War, you had tensions in Israel, you had the problems between the Israel and the Arab states. Remember the 1973 war? Then you also had the crisis in the Gulf region. So this concept, World Economic Forum, came at a time during the peak of the Cold War and introduced the concept of what you call as stakeholder capitalism. Stakeholder capitalism. Now, stakeholder capitalism, what do you understand by that? So this is basically a form of capitalism जहां पे जो enterprises हैं, जो capitalists हैं, business owners हैं, venture owners हैं, वो केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते हैं. अनअपोलोजेटिकली अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने कोई बिजनेस खोला, आपने कोई दुकान खोली, आपने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला, तो भैया प्रॉफिट तो कमाओगे ना. प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट तो आपको चाहिए. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मोहित 62 में हुआ था, ये 1971 की बात है. दैट वाज इन 1962. तो प्रॉफिट तो कमाओगे, आपने अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने गेटकीपर को भी पैसे देने हैं बीड़ी फूकने के लिए. ठीक है ना, क्योंकि गेटकीपर अभी बीड़ी फूकता रह गया था बेचारा. तो आपने हर किसी को पैसे देने हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको यह भी देखना है कि भैया मैं लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन क्या कर रहा हूं, है ना. सो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था जहां पे केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे नहीं, जो कि जरूरी है अनअपोलोजेटिकली, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे एम्फसाइज किया जा रहा था कि भैया जो एक समाज में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं,
कितने सारे भागीदार होते हैं एक समाज में, एक व्यापारी या एक जो कारोबार है वो कैसे मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है लोगों को, कि जैसे अब हम गांधी जी की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप कैपिटलिज्म की बात करते हैं ना, ट्रस्टीशिप, कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पूंजीवादी लोग हैं, तो भाई आपकी वो जो पूंजी है, जो संपत्ति है, जो भी आपकी जो धन दौलत है, वो आप अपने पास रख रहे हैं एज अ ट्रस्टी फॉर द पुअर पीपल, कि भैया अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ गए हैं तो गरीबों के साथ भी बांटो, क्योंकि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का कंसेप्ट शुरू किया था। नाउ 1973 में एजेंडा एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अब जैसे 1973 में, जैसे फॉर एग्जांपल कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यू हैड द अरब इजराइल वॉर। सो उस वक्त जो एनुअल मीटिंग हुई थी, दैट सॉ इट्स फोकस एक्सपैंडिंग फ्रॉम मैनेजमेंट टू इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इश्यूज। तो केवल इकोनॉमिक इश्यूज नहीं बट सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इतने सालों से करी जा रही है। इनफैक्ट 1975 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंट्रोड्यूस करा अ सिस्टम ऑफ मेंबरशिप फॉर द 1000 लीडिंग कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑलराइट। और यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम का पहला नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम वाज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन इन 1979, और उसी साल चाइना और अमेरिका के बीच में भी डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए थे। अंडरस्टैंड कि चाइना 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है, ठीक है, पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना होता है, अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। तो 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना बनता है तो बहुत कम देश होते हैं जो कि चाइना के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाते हैं। भारत ने बनाए, 1949 से ही बनाए, लेकिन अमेरिका ने अपने डिप्लोमेटिक संबंध कम्युनिस्ट चाइना के साथ 1979 में बनाए। तो कहना यह चाह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इतिहास भी बहुत ज्यादा विविध है, और साथ के साथ ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि हम अगर बात करें बर्लिन वॉल का तोड़ना, बर्लिन वॉल का गिरना और रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होना, या हम अरब इजराइल यम किपुर वॉर की बात करें 1973 में, या द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड एक्सचेंज, द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स फिक्स्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म सिस्टम की बात करें, या चाइना अमेरिका के डिप्लोमेटिक टाइज हो। So the point is that World Economic Forum was not only catering to the economic issues, but World Economic Forum was equally invested and talking about the social and the geopolitical issues. And अगर आज की बात करें तो आज World Economic Forum is also talking in depth about concepts like climate change, about artificial intelligence, about cyber security, right? About terrorism, about conflicts. So there are many things which are discussed and spoken about in these meetings. And there are many participants, people from the private sector, people from the government sector, economists, bank governors, finance ministers. So they all come across and they discuss global issues across 500 sessions. Alright, now the funding of World Economic Forum. World Economic Forum largely fund किया जाता है by its partnering corporations, and these are generally global enterprises with annual turnover which is much greater than $5 billion. Now you can see the East German Prime Minister Hans Modrow and the German Chancellor Helmut Kohl. You can see these two people sitting over here. So diplomacy in action at Davos. So when the Berlin Wall, when it broke down, you're seeing the images at the World Economic Forum back in 1989 when the reunification of Germany was also about to happen. And then of course you can see images of Nelson Mandela over here as well, when Nelson Mandela also got free from the prison, and then he went on to become the president of South Africa. Idea of G20, in fact, that was also born at this summit in 1998. तो G20 as a forum कब आया है? 1999 में बना है। ये 1999 में G20 forum बना है, ठीक है। In the wake of, this forum was started in 1999 in the wake of the financial crisis of the Southeast Asian economies, So in the wake of that crisis, 1999 में आपका G20 बना था. The idea was incepted at the World Economic Forum Summit. Now, अब ये आपको बात याद रखनी है थीम्स के बारे.
कि थीम कौन सी थी। देखो ऐसा है, अंडरस्टैंड वन थिंग, ध्यान से सुनो बात को। दुनिया जहान की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लेकिन वो दुनिया जहान की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको नहीं याद रहेंगी। यूपीएससी की आदत है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफी रिपीटेडली आती रहती हैं। कोई मीटिंग हुआ है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ है, उसका थीम क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चलो वो मैं आपको कल कराऊंगा, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट है, उसका मीटिंग 2024 में हुआ था, तो उसका एक थीम रहा था, ठीक है। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे आजकल हम ज्यादा नहीं बात करते हैं, बिकॉज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो आइडिया है पॉलिटिकली काफी अब डिफंक्ट हो चुका है विद द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। लेकिन हर एक मीटिंग का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट थीम रहता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया जहान की ऑर्गेनाइजेशंस में रोज सैकड़ों मीटिंग्स होती हैं, लेकिन हर किसी का थीम नहीं याद रखना। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसका मैं आपको बता दूंगा यहां पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अभी जनवरी में 2 महीने पहले जो मीटिंग हुआ था, वहां पे ग्लोबल टेम्परेचर्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सब के बारे में बात करी गई। और इस साल की थीम थी पाथवेज टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर, रेजिलियंस एंड रिन्यूअल, पाथवेज टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो स्पॉटलाइट यानी कि जो ज्यादा गौर किया गया था, एम्फसाइज किया गया था, वो डीकार्बनाइजेशन पे किया गया था, वाटर सिक्योरिटी पे किया गया था, और कैसे इक्विटेबली हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर था 2025 के समिट का, कि यहां पे यंगस्टर्स के ऊपर और ग्रास रूट लेवल पे, जैसे कि हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट बन चुके हैं, ग्रीन मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, तो नौजवानों की आवाजों को भी यहां पे गौर किया गया था। तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, आपका सर्कुलर इकोनॉमी, नेट जीरो इमिशंस, ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि यहां पे डिस्कस करी गई थी। एंड एक रोड मैप भी डिस्कस किया गया था दैट कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टुवर्ड्स पहुंचेंगे। नाउ कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश की जाती हैं बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये मैंने वेबसाइट में से ही स्क्रीनशॉट निकाला है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, देन यू हैव द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। ये जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2025 में एक्सेंचर के साथ, एक्सेंचर एक आईटी कंपनी है, एक आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसके साथ ये निकाला है। देन टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। देन फ्यूचर ऑफ जॉब्स, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। देन आपकी एक चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक है जो कि अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही निकाली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। आप इसको अगर चाहें तो आप फिर भी शायद स्किप कर सकते हैं इसमें से। हाँ, ये याद रखना, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। देखो, एक ना आपकी जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स होता है, वो ना यूएनडीपी के द्वारा, वो यूएनडीपी के द्वारा बनाया जाता है। जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो ये रिपोर्ट किस पे आधारित है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे आधारित है, और इसमें 4 पैरामीटर्स, 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते ये रिपोर्ट बनाई जाती है। वो 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, देन उसके बाद आपका एजुकेशनल अटेनमेंट, देन आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड देन आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। नाउ एक आपको एक्रोनिम बताता हूं जिससे शायद आप याद रख पाए। क्या याद रख पाएंगे? ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को। तो अगर आपसे मैं पूछूं रात को 10 बजे, अभी सुबह 9 बजे हैं, आपको मैं रात को 10 बजे पूछूं कि बताओ कौन से 4 पैरामीटर्स हैं, तो आप ये एक्रोनिम हेल्प एक्रोनिम से, चाहे आपसे रात को पूछूं चाहे कल सुबह फिर पूछूं, आपको याद रहना चाहिए कि सर हेल्प एक एक्रोनिम है, HELP, जिससे मैं याद रख सकता हूं ये 4, याद रख सकती हूं या रख सकता हूं ये 4 पैरामीटर्स जिसके आधार पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बनाई जाती है। आपका आ गया हेल्थ एंड सर्वाइवल, देन आ गया आपका इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल पैरामीटर, ठीक है, तो L मैंने बीच में वैसे लगा दिया, एंड P यानी कि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, हेल्प, इससे आपको याद रहेगा। इंडिया का रैंक कितना आया है? 129 आया है। इंडिया का रैंक 127 था 2023 में, और इंडिया का 5वें नंबर पे रैंक है साउथ एशिया में। और हमसे आगे कौन है? हमसे आगे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान।
but you also have to understand the size of these economies, the size of these countries is much smaller than India. However, that doesn't bring any brownie points to India. That is not a point of solace for India. That is not a point of comfort for India. We still have to do quite a lot if we have to attain, gender equality. And 129 रैंक आया, पहले 127 था, तो रिपोर्ट के हिसाब से कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है एज फार एज द एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज कंसर्न. लेकिन जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वाला पैरामीटर है उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है. लेकिन जो एनरोलमेंट्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन में, वो थोड़ी सी हाई हुई हैं आगे से. अब देखो, अब ये जो डेटा है ना, आपको मेंस में भी काम आएगा. आप सोशल इश्यूज का जो टॉपिक होता है, ठीक है, सोशल इश्यूज का टॉपिक होता है आपके पास, जहां पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिलेटेड इश्यूज आप डिस्कस करते हैं. ऐसे होता है, चलो ऐसे मैं पढ़ाता हूं. ऐसे में भी आपको ना ऐसे आपको कोई पॉइंटर्स चाहिए होते हैं जहां पे आप फैक्ट्स के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर सको. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो बहुत जरूरी होते हैं आंसर्स में और एसेज में डालने के लिए. अभी तो चलो हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो आपके सामने हैं, इसको आप याद रखना. जेंडर पैरिटी बाय 2030 अचीव करने के लिए आपको कलेक्टिवली $360 बिलियन प्रति साल अब से लेके 2030 तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ये इंडिया के लिए सजेशन दिए गए हैं. देन टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है ताकि हम इंश्योर कर सके कि एआई के चलते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते, जो अभी एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आने वाला है, जिसके कारण काफी सारी जॉब्स जा सकती हैं लोगों की, बट अगेन एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास अपने आप को अपस्किल करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे हम इक्विटेबली सब, बिकॉज एक तो है कि अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक होता है एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. यानी कि मेरे को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि मैं ये क्लास लगा सकूं, लेकिन आप मुझे जूम का लिंक ही नहीं दे रहे हो. ठीक है, आप मुझे जूम का लिंक ही नहीं दे रहे हो. या मान लीजिए कि के जो गेट कीपर है वो बीडी भी नहीं चले गया, तो मेरे पास ही लिंक नहीं था, कि मेरे पास एक्सेस नहीं था क्लास का. तो यानी कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ाने की, लेकिन मेरे पास एक्सेस नहीं है उस अपॉर्चुनिटी के लिए, या आपके पास एक्सेस नहीं है उस अपॉर्चुनिटी के लिए. सो देयरफॉर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, ये बात याद रखना, कभी मेंस में भी आपको काम आएगी कि इट्स नॉट ओनली अबाउट अपॉर्चुनिटी बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी. अब ये एक्सेस को मुहैया करवाना, ये तो सरकार का ही काम रहेगा. Businesses, they need to have effective diversity, equity and inclusion policies and also upskilling. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं FATF के बारे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे. यहां तक क्लियर है? यहां तक मस्त है सबको? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई डाउट? मस्त है यहां पे? आगे बढ़े, परफेक्ट. FATF की टुवर्ड्स बढ़ते हैं. अच्छा, FATF ना न्यूज में रहता है, बिकॉज FATF की ना मीटिंग्स होती रहती हैं. अभी फरवरी में भी मीटिंग्स हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग हुई थी FATF की. और FATF की मीटिंग्स में ना कई सारे फैसले किए जाते हैं, जैसे कि किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल देना, किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल देना. यानी कि ग्रे लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनके तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिन कंट्रीज के लोगों के बाल ग्रे कलर के होते हैं, और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज होती हैं जिन लोगों के जो बाल होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. है ना, यही मतलब होता है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का, कि कुछ और होता है? जिनके लोगों के बाल ग्रे कलर के हैं वो ग्रे लिस्ट में, जिनके बाल ब्लैक कलर के हैं ब्लैक लिस्ट में. कुछ यही मतलब होता है? ओके, आई एम ग्लैड कि ये मतलब नहीं होता. ठीक है, ओके. FATF में 39 मेंबर्स हैं, लेकिन FATF ने एक और काम किया है कि भैया रशिया को गेट आउट कर दिया. रशिया को कहा कि भैया तू जा, कि यहां पे तेरी अभी मतलब ऐसे तेरे जैसे लोगों की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है. तो रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था, और ये बात है 2023 की. ठीक है, रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था. अब FATF की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसको हम कहते हैं प्लेनरी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है. बात को समझो, प्लेनरी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है. तो यहां पे बैठ के सब मिलके आपस में मिलके लाइक बैठ के डिसाइड करते हैं आफ्टर 8 PM, है ना, लिटिल 30 ml के साथ, कि भैया किसको निकालना है, किसको ग्रे लिस्ट में डालना है, किसको ब्लैक लिस्ट में डालना है. सो डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है साल में 3 बार मिलती है, इसको हम कहते हैं प्लेनरी.
और इसकी जो मीटिंग्स हैं वो 206 कंट्रीज के द्वारा अटेंड करी जाती हैं। मेंबर्स भी होते हैं जो 39 मेंबर्स हैं। नहीं सच में नहीं, मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूं, मेरी बात को सीरियस मत लेना। मतलब मेरे को थोड़ा है कि माहौल इतना सीरियस ना बना रहे, ऐसे मजाक में कह रहा हूं मैं। कोई 30-60 ml नहीं, अंदर से वो चाहे 90 ml भी लगाते हो, हमको नहीं पता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो 60 ml या 30 ml वाली बात, वो वैसे ही मैंने बोला था। लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी कंट्रीज मीटिंग्स अटेंड करते हैं, मेंबर्स भी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस भी अटेंड करते हैं। वर्ल्ड बैंक और कुछ जो ऑफिसेज हैं यूनाइटेड नेशंस के, या कुछ रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, ये ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन दी FATF। ठीक है, ये देखो, ये आपके 39 मेंबर्स आ गए FATF के। इसमें रशिया को टाटा गुड बाय गेट आउट कह दिया है, क्योंकि अभी रशिया को सस्पेंड किया हुआ है। 3 मैंडेट्स हैं FATF के। FATF के 3 मैंडेट्स हैं। कौन से मैंडेट हैं? पहला मैंडेट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अरे इसी के लिए तो FATF बना है। FATF इसी के लिए तो बना है। 1989 में क्या हुआ था? 1989 में जो अमीर देशों का क्लब है, यानी कि G7 की बात करें, जो अमीर देशों का क्लब है, दुनिया की सबसे ज्यादा विकसित और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, इन अमीर देशों के क्लब ने एक शाम को बैठ के डिसाइड किया आफ्टर 8 PM 30 ml लिटिल 60 ml कि भैया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें हम एक मैंडेट रख सकें कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है उस पर रोक लगानी है। कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए हर एक देश मजबूर हो कि वो कोई ऐसा लेजिस्लेशन, कोई ऐसा कानून लेके आए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली गतिविधियों को रोक सकता है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए ये मैंडेट, पहला मैंडेट था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो 1989 में G7 जो कि दुनिया की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, इन्होंने पेरिस में ये FATF ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किया। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2001 में आतंकी हमला हुआ अमेरिका के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ, 9/11 जिसको कहते हैं। तो जो मैंडेट था FATF का, उसको और इनलार्ज कर दिया और यह कहा कि अपार्ट फ्रॉम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, हम अब अगर इस बात का खुलासा सरकारों को होता है कि भैया कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी आतंकवादी को फाइनेंसिंग मिल रही है और सरकार उस बात का कुछ कर नहीं रही है, जैसे कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, कि वहां पे तो सरकारों के नीचे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नाक के नीचे ही वहां पे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिल रही है। तो चाहे वो स्टेट फंडिंग हो या चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा फंडिंग हो, तो ऐसे लोगों को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैंडेट को इनलार्ज कर दिया, कॉम्बैटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। देन तीसरा मैंडेट, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। तो ये जो मैंडेट है 2012 में, ये मैंडेट 2012 में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अब हम जैसे नॉर्थ कोरिया को देखते हैं। नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, उसके वैसे बाल इतने सालों से मैं देख रहा हूं फिक्स्ड पड़े हुए हैं, उसके बाल एकदम से ऐसे फिक्स्ड होते हैं ऊपर को, पता नहीं कौन सा वो जेल यूज करता है, कौन सा वो हेयर स्प्रे यूज करता है। तो किम जोंग उन का सुबह सुबह उठ के मन करता है कि चलो आज मैंने जापान को उड़ाना है, आज मैंने साउथ कोरिया को उड़ाना है, आज मैंने न्यूक्लियर मिसाइल वहां पे फेंकनी है। अब वैसे किम जोंग उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं श्वेता, आ रहा हूं उस पर, मैं प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफी अच्छी बनती है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे नॉर्थ कोरिया के लीडर को रॉकेट मैन भी कहा है, कि हालांकि बहुत वैसे सीरियस बात है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आदत है हर बात को मजाक में लेने के लिए। तो कोरियन पेनिनसुला जो है, जहां पे आपका नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, देन जापान भी है, सी ऑफ जापान है, वहां पे आए गए दिन ये खबर आती है कि किम जोंग उन ने, जो कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं, उन्होंने वहां पे एक मिसाइल फायर करी है, न्यूक्लियर मिसाइल फायर करी है। देन हम ईरान की बात करें, ईरान में भी खबरें आती हैं कि वहां पे अरे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, वहां पे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है वो डिफेंस पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है। तो भैया FATF ने, श्वेता आपको वही बता रहा हूं, FATF ने अब एक और मैंडेट ऐड कर लिया कि यदि अगर कोई कंट्री इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ गिविंग फंडिंग ताकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है बाय सर्टेन कंट्रीज और बाय सर्टेन एंटिटीज, और
और उस पर रोक नहीं लगाई जा रही है उस पर्टिकुलर सरकार के द्वारा, तो भैया उसको भी फिर आना पड़ेगा। तो इसी करके आपका नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये दोनों आपके ब्लैकलिस्ट में है। वाई? बिकॉज नॉर्थ कोरिया, ईरान के ऊपर एलिगेशंस है, इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है कि ये दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इन गिविंग फंड्स फॉर क्रिएटिंग श्वेता वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। समझ आया? ये तीनों मैंडेट समझ आया आप सबको? समझ आया? ग्रेट, परफेक्ट। तो ग्रे लिस्ट में कौन से देश आते हैं? ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जिनको मौका दिया जाता है कि भैया सुधर जा, अभी भी टाइम है, अभी भी अपने आप को सुधार ले। अभी भी जो तेरे देश के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, या जो तेरे देश में प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं तेरे देश में, तो देखो अभी भी मौका दिया जा रहा है कि अगर अभी तू नहीं सुधरा तो देखो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को 2022 में ग्रे लिस्ट से हटा दिया था। पाकिस्तान आता रहता है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आता रहता है, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आया। पाकिस्तान का सिलसिला ग्रे लिस्ट में आने का जाने का 2009 से चलता आ रहा है। तो यानी कि ग्रे लिस्ट वो देश है विच आर कंसिडर्ड सेफ हेवन, यानी कि वो देश जहां पे भैया मतलब जहां पे काम चल सकता है, यानी कि जहां पे जो लॉज है, जो कानून है वो बहुत ढीले हैं, जहां पे लूपहोल्स निकाले जा सकते हैं, और जहां पे लूपहोल्स निकाल के टेरर फंडिंग को सपोर्ट किया जा सकता है। तो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। लेकिन उनको वार्निंग दी जाती है कि भैया देखो अभी ग्रे लिस्ट में डाला है, लेकिन देखो वार्निंग दे रहे हैं, अगर अभी भी नहीं सुधरा तो देखो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। और ब्लैक लिस्ट में यानी कि वो देश आते हैं कंट्रीज विच आर नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, यानी कि जो कि बहुत डीठ है, पंजाबी में वर्ड होता है टीठ, है ना, जो कि भाई जो करना है कर लो, है ना, हमको तो फर्क नहीं पड़ता, क्या कर लोगे हमको ये लिस्टों में डाल के, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको ना तुम्हारे IMF की जरूरत है, ना हमें वर्ल्ड बैंक की जरूरत है, ना हमें किसी से पैसा उठाना है, हम कंगाल हैं, हम कंगाल रहेंगे, हम डूबेंगे तुमको भी लेके डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। तो ये ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो कि नॉन कोऑपरेटिव हैं, जो कि कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं FATF के साथ, और ये देश जानबूझ के टेरर फंडिंग को भी सपोर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को भी करते हैं। FATF अपनी ब्लैक लिस्ट को भी रेगुलरली रिवाइज करता है, कंट्रीज को ऐड भी करता है, कंट्रीज को डिलीट भी करता है। म्यांमार का प्रमोशन हुआ है, मिठाई बांटो, क्योंकि म्यांमार ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में आ चुका है, और ये खैर 2023 से ही म्यांमार ब्लैक लिस्ट में बना हुआ है। अभी तक तो दो देश थे जो कि ब्लैक लिस्ट में थे, नॉर्थ कोरिया और आपका ईरान, लेकिन तीसरा देश म्यांमार है जो कि ब्लैक लिस्ट में आया है, ठीक है, ओके। सेक्रेटेरिएट FATF का इज बेस्ड एट द OECD। नाउ अगर हम रशिया की सस्पेंडेड मेंबरशिप की बात करें, किसी मेंबर को सस्पेंड कर दो, निकाल दो, गेट आउट कर दो, टाटा गुड बाय कर दो, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? पहला इंपैक्ट होगा भैया इकोनॉमिक इंपैक्ट्स का, यानी कि रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड करने से इसके चलते जो रशिया का फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और देयरफॉर अगर कॉन्फिडेंस रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं आ पाएगा बाय द इन्वेस्टर्स, तो रशिया विदेशी धन को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, विदेशी निवेश नहीं लेके आ पाएगा, एंड देयरफॉर रशिया को प्रॉब्लम आएगी अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को उसने एक्सेस करना है। देन दूसरा आता है आपका डिप्लोमेटिक इंपैक्ट, यानी कि रशिया की मेंबरशिप को सस्पेंड करने से इसका डिप्लोमेटिक भी इंपैक्ट हो सकता है, रशिया के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, रशिया की धज्जियां उड़ सकती हैं, रशिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन पे हार्म पहुंच सकता है, एंड देयरफॉर बट डज रशिया केयर अबाउट इट? रशिया डजंट केयर अबाउट इट, पुतिन डजंट केयर अबाउट इट। कंप्लायंस इंपैक्ट्स, FATF के जो स्टैंडर्ड्स हैं देखो वो तो कंप्लाई करने पड़ते हैं अगर आप FATF के मेंबर हो, नहीं भी हो तो भी FATF आप पे नजर रख रहा है कि आप कितने FATF के जो मैंडेट्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सस्पेंशन जो है रशिया की मेंबरशिप का, इसके चलते एक डोमिनो इंपैक्ट भी हो सकता है। डोमिनो इंपैक्ट मतलब ये नहीं कि FATF जाके रशिया को डोमिनो पिज्जा गिफ्ट करने वाला है, या डोमिनो वाले जो भैया हैं रोज आके आपको पिज्जा देने वाले हैं। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि भैया एक कंट्री पे अगर कोई ऐसा इंपैक्ट आया है, एक कंट्री के ऊपर अगर FATF ने ऐसे एक्शन लिया है, तो ऐसा इंपैक्ट FATF अब और देशों पे भी लेगा जो कि वो नक्शे कदम फॉलो कर रहे हैं जो कि रशिया फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। नाउ अब कुछ लेटेस्ट न्यूज, अब ये हार्डकोर प्रीलिम्स वाले आपके फैक्ट्स हैं, ये आपके हार्डकोर प्रीलिम्स वाले फैक्ट्स हैं। कोई अब कौन से देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में आए हैं, कौन से देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट से टाटा गुड बाय हुए हैं, उनकी बात करेंगे। तो 23 फरवरी 2024 को
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टाटा गुड बाय कह दिया कि भैया देखो ग्रे लिस्ट में नहीं रखना, तेरे देश के जितने भी लोग हैं अब उनके सब के बाल ब्लैक कलर के हो गए हैं, ग्रे कलर के नहीं रहे हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया। यूएई ग्रे लिस्ट में था मार्च 2022 से, तो यूएई को मौका दिया कि भैया मेरे मैंडेट्स मान, अपने बालों को डाई कर, ब्लैक डाई कर, जब तेरे देश में सारे लोगों के बाल ब्लैक डाई हो जाएंगे तब मैं तेरे को ग्रे लिस्ट से निकाल दूंगा। कहने का मतलब यह है कि यूएई को मौका दिया कि यू फॉलो द मैंडेट्स, यू फॉलो द मैंडेट्स विच आर गिवन। प्लीज इसको सीरियस मत लेना, ऐसे मैं बीच में ऐसे जोक्स मार रहा हूं, ऐसा कुछ ये नहीं कि बाल सच में ब्लैक या ग्रे करने हैं। सो यूएई को टाइम दिया कि ये टाइमलाइन है, अब आप उस मैंडेट को फॉलो करो। आप देखो कि आपके देश में ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के ऊपर एम्फसाइज कर रही हैं। आपके देश में ऐसे कौन से कानून हैं जो कि बहुत कमजोर हैं, जो कि आपके देश में इन सब चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं। सो देयरफॉर यूएई को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया और यूएई को कहा कि भैया अब तू अच्छा बच्चा बन गया है, अब तेरे को ग्रे लिस्ट में नहीं डालेंगे, अब तू राजा बेटा है मेरा, अब मेरा राजा बेटा बन के तूने मेरी सारी बातें मानी है, अब तेरे को हम ग्रे लिस्ट से निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। ऑल्सो फरवरी 2025 में एफएटीएफ ने अभी रिसेंटली, अभी मतलब फरवरी में फिर प्लेनरी मीटिंग हुई है। प्लेनरी यानी कि जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो इस मीटिंग में अगेन कुछ देशों को ऐड किया गया है। इंटरेस्टिंगली लाओस और नेपाल को ऐड किया गया है। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, उसको ऐड किया गया है। फिलीपाइंस को रिमूव कर दिया है। फिलीपाइंस भी अच्छा बेटा बन गया, राजा बेटा बन गया। फिलीपाइंस को राजा बेटा बन के कहा कि बेटा तूने सब मेरी बात मानी है। एफएटीएफ ने रिकॉग्नाइज करा, फिलीपाइंस ने बहुत सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस करा है अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स के लिए। प्लेनरी मीटिंग इज अटेंडेड बाय मनोहर, इज अटेंडिंग बाय द मेंबर्स ऑफ द एफएटीएफ। एंड ये जो प्लेनरी मीटिंग होती है, जो मेंबर्स होते हैं वो अटेंड करते हैं, लेकिन जो कुछ ऑब्जर्वर्स हैं और जो कुछ बाकी मेंबर्स हैं फ्रॉम 206 अदर कंट्रीज, वो भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन मेंबर्स के लिए मैंडेटरी होता है। नो, इट्स नॉट द स्टेट हेड्स, नॉट द स्टेट हेड्स, इट्स नॉट द स्टेट हेड्स जो कि इसको करते हैं अटेंड, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव ही भेजा जाता है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, नॉट द स्टेट हेड। ठीक है, तो फिलीपाइंस को निकाल दिया गया है ग्रे लिस्ट में से, फिलीपाइंस अब ग्रे लिस्ट में नहीं है। नाउ अब ये एक एक्रोनिम है, अगर हम ग्रे लिस्ट की कंट्रीज को याद रखना चाहें। अब बिग कैश KLM या मिल्क इसको कह सकते हैं आप, मैं इसको मिल्क लिखना भूल गया था। अब बिग कैश मिल्क लव्स न्यू सेफ टीवी। अब बिग कैश मिल्क, आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड, इट साउंड्स वेरी ऑकवर्ड, बट आई मीन दिस इज अ वे टू रिमेंबर। वैसे तो आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि 25 के 25 देश बताओ, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो कुछ ऐसे देशों को आप याद रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका भी रिसेंटली फरवरी 2023 की बात है कि साउथ अफ्रीका को भी ग्रे लिस्ट में ऐड किया था। ठीक है, देन नेपाल है, ठीक है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। देन आपका लाओस है, वो भी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। तो कुछ जो रिसेंट देश अभी ऐड किए गए उनका नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अ बिग कैश मिल्क लव्स न्यू सेफ टीवी, ये एक एक्रोनिम है। ब्लैकलिस्ट में तो 3 ही देश हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। ठीक है, तो वो तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं। आईसीसी को एस्टैब्लिश करा था 1998 में। 1998 में एक ट्रीटी बनाई गई थी जिसका नाम था रोम स्टैचू। ठीक है, तो उस स्टैचू के रोम में आईसीसी को बसाया गया था। ठीक है, सो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है? हेग, नेदरलैंड्स में है। लिस्ट से निकलने के बाद नॉर्मल कंडीशन रिटेन हो जाती है कंट्रीज की, नॉर्मल हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। उसके बाद सब बढ़िया हो जाता है, क्योंकि बालों का रंग जो था वो ग्रे था, ब्लैक डाई कर दिया, बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर आपके फिर से बाल ग्रे हो जाएंगे, यानी कि फिर से अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करते पाए जाओगे जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहे हैं या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको फिर कह दिया जाएगा कि भैया आपके बाल ग्रे हो गए, आ जाओ वापस ग्रे लिस्ट में आ जाओ, आपको डाई देंगे, अपने बालों को फिर से ब्लैक कलर करना पड़ेगा। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट भी करता है, कुछ इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज विच आर चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम्स ऑफ कंसर्न्स। इंडिया नहीं है बॉस, इंडिया ग्रे और ब्लैक लिस्ट में कभी नहीं आया। इंडिया अच्छा बच्चा है, इंडिया हमेशा से राजा बेटा बन के रहा है, इंडिया कभी भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट है उसमें नहीं आया है। हाँ, लेकिन इंडिया ने एफएटीएफ पे दबाव डाला है पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में लेके आने के लिए बार बार। तो एफएटीएफ ने जो एकदम से जो एक सख्त रवैया अपनाया था पाकिस्तान के प्रति,
कि ग्रे लिस्ट में बार बार पाकिस्तान आ रहा था, जा रहा था, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिया। नाउ कमिंग बैक टू द आईसीसी, तो ऐसे लोगों को, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसे कंट्रीज को ट्राई किया जाता है जहां पे जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं जेनोसाइड में, वॉर क्राइम्स में, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में एंड क्राइम ऑफ अग्रेशन में। अरे वाह, ब्राउन मुंडे, क्या बात है, इंडिया ब्राउन लिस्ट में है। यस, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, दैट्स वो हनी सिंह का भी गाना था ना, ब्राउन रंग। सो यस, सो इंडिया हैज लॉट ऑफ ब्राउन प्रॉब्लम्स, इंडिया डजंट नीड ग्रे और ब्लैक हेयर, वी हैव इनफ ऑफ ब्राउन पीपल। ओके, आईसीसी की जुरिस्डिक्शन, आईसीसी की जुरिस्डिक्शन अनलाइक द आईसीजे, आईसीजे के बारे में भी बात करेंगे, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक आईसीसी है। अब इसको इंटरनेशनल आपकी जो क्रिकेट काउंसिल है उसके साथ मत कंफ्यूज कर देना, वो बहुत अमीर है। आपकी जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो तो बहुत अमीर है। ये बेचारा आईसीसी बस बैठा हुआ है, पता नहीं कब ये लाइक खत्म हो जाए, बिकॉज इसका कोई वैसे तो कोई वो वजूद नहीं है। यस, संजुक्ता, यस, फिलीपाइंस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वाज अरेस्टेड थ्रू द आईसीसी, उसके बारे में मैं आऊंगा, बात करूंगा। जो रीसेंट अपडेट्स हैं आईसीसी की, उसके बारे में बात करूंगा। नाउ आईसीजे जो है, अब आप एक बात समझो, आईसीजे यूएन का, यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है। और आईसीसी प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स को करता है, आईसीजे जो है वो कंट्रीज या इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स में डील करता है। एडिशनली आईसीसी की जुरिस्डिक्शन वहां पे मौजूद है जहां पे ऑफेंसेस शुड बी कमिटेड ईदर इन अ कंट्री जिसने आईसीसी के स्टैच्यू को रैटिफाई करा है, और बाय अ नेशनल ऑफ अ रैटिफाइंग कंट्री। यानी कि अगर मान लो अब इंडिया है, हमने आईसीसी का कानून नहीं रैटिफाई किया, हमने आईसीसी का कानून नहीं रैटिफाई किया, हम आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। क्या अदिति क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। आर मैं समझा नहीं, ट्रिपल आर, ओके 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 ओके। डिफरेंस ये है, पहली बात समझो कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, अंडर आता है। लेकिन जो आईसीसी है, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूएन के अंडर नहीं आता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। जो आईसीजे है, आईसीजे, घबराओ मत, अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करूंगा कुछ ही देर में, डोंट वरी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो डील करता है, इंटरवीन करता है जब दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, दो कंट्रीज के बीच में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो आईसीजे इंटरवीन करता है। लेकिन आईसीसी ऐसे सिचुएशन में इंटरवीन नहीं करता, आईसीसी इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करता है। तो अब जो आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है वो कहां पे है, या तो वहां पे है अगर तो कोई कंट्री जिसने रैटिफाई करा है। देखो ऐसा है, एक होता है कि आपने एक कन्वेंशन को साइन किया, और दूसरा है आपने उसको रैटिफाई किया। रैटिफाई मींस कि आपने उस कन्वेंशन को साइन करने के बाद कोई ऐसा कानून बनाया अपने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जिसके चलते वो जो कन्वेंशन है वो इंप्लीमेंट हो सके। यानी कि आपने ब्रेकअप किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आपने ब्रेकअप कर दिया, वर्बली ब्रेकअप कर दिया, लेकिन आपको मैंडेट है कि इंस्टाग्राम पे ब्लॉक होना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक होना पड़ेगा या ब्लॉक करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो ब्रेकअप है वो संपूर्ण कहलाया जाएगा। आपका ब्रेकअप तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक आप ब्लॉक ना हो जाएं या जब तक आप अपने दूसरे पार्टनर को ब्लॉक ना कर दें। सो देयरफॉर साइनिंग एंड रैटिफिकेशन, सो देयरफॉर यानी कि आपने कन्वेंशन को साइन कर दिया, लेकिन उसको इनटू एक्शन लेके आने के लिए आपको एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, तभी करके आप लीगली उसके मेंबर होंगे। सो इस करके इस बात को समझें कि अब ये आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नेक्स्ट पार्टनर तो यार फिर हम एक टॉक्सिक साइकिल में फंस जाते हैं ना, फिर रीबाउंड हो जाता है, हम कई बार किसी को बेंचिंग में कर देते हैं। जेनजी के वर्ड्स हैं, मतलब आप सबसे ही सुनता रहता हूं, बेंचिंग और सिचुएशनशिप और ये सब कुछ फलाना ढिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अब ये जो ऑफेंसेस हैं दे शुड बी कमिटेड ईदर इन अ कंट्री जिसने रैटिफाई करा है आईसीसी के एग्रीमेंट को, या अगर मान लो जैसे मैं हूं,
आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी। इंडिया आईसीसी के साथ रिलेशनशिप में गया ही नहीं कि भैया मुझे नहीं पसंद, तू मेरे फिल्टर्स को मैच ही नहीं करता, तू मतलब मेरी चेकलिस्ट को मैच ही नहीं करता। तो भैया मतलब अगर इंडिया में कोई क्राइम कमिट कर रहा हूं, कोई जेनोसाइड कर रहा हूं, कोई वॉर क्राइम कर रहा हूं, तो मुझे आईसीसी क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं ना तो मेरा देश एक मेंबर है आईसीसी का, तो मैं तो फिर बहुत दूर की बात है, मैं कहां से आईसीसी का मेंबर बन जाऊंगा। तो आईसीसी दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। आईसीसी प्रैक्टिस कर सकता है अपनी जुरिस्डिक्शन ओवर विद केसेस। आईसीसी अपनी जुरिस्डिक्शन को कहां प्रैक्टिस कर सकता है? बात को समझो, ओवर दोज कंट्रीज जिन्होंने रैटिफाई करा है कन्वेंशन को। लेकिन अगर आईसीसी को अगर कोई केसेस यूएनएससी रेफर करे, यानी कि अगर आपको आपके पेरेंट्स रिश्ता दिखाएं कि भैया ये आपके लिए लड़की ढूंढी है, ये आपके लिए लड़का ढूंढा है, इसको मिल के आओ, कल चाय कॉफी पे मिल के आओ, तो आप मना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आईसीसी को यूएनएससी में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर वो कोई केस रेफर करते हैं तो आईसीसी तब भी अपनी जुरिस्डिक्शन ऐसे केसेस पे प्रैक्टिस कर सकता है। प्रेजेंटली 123 देश हैं जो कि पार्टी हैं टू द रोम स्टैच्यू, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान एंड जर्मनी। ठीक है, नाउ रशिया, इंडिया, अमेरिका, चाइना ये इस लफड़े में पड़े ही नहीं कि हमको नहीं चाहिए मेंबरशिप आईसीसी की, आईसीसी हमारे लेवल का नहीं है, आईसीसी हमारे फिल्टर्स को मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इंडिया इज अ नॉन सिग्नेटरी। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका ने ब्रेकअप तो करा था आईसीसी के साथ, लेकिन अमेरिका ने आईसीसी को ब्लॉक नहीं करा था। अमेरिका ने आईसीसी को व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से ब्लॉक नहीं करा था, व्हिच मींस अमेरिका हैड साइंड the ICC, but America had not ratified the convention of the ICC to put into action. All right? Okay. ICC versus ICJ. Unlike the ICJ, ICC is not a component of the UN framework. ICJ, Aditya आप पूछ रहे थे, ICJ is a component. Court of Justice is a component. Criminal Court is not a component of the UN framework. Cooperation बिटवीन द यूएन एंड द आईसीसी वो एक सेपरेट अग्रीमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इनफैक्ट अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, वो आईसीजे में करा था सिमरन, वो आईसीजे में करा था, मैं आऊंगा उस पर, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में किया था। अगर आईसीजे की बात करें, दैट इज वन ऑफ द यूएन 6 मेन ऑर्गन्स। ठीक है, नाउ प्राइमरीली आईसीजे का जो मैंडेट है दैट इज civil litigation, not criminal litigation but civil litigation involving 2 or more countries। और आईसीजे 1945 में ही पाया गया था, बनाया गया था जब यूनाइटेड नेशन बना था। ठीक है, ओके, अब आईसीसी फंक्शन कैसे करता है? देखो, अब ये कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है थ्रू दी ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, और यहां पे 18 जजेस हैं, जजेस और प्रोसिक्यूटर। उनका नॉन रिन्यूएबल, यानी कि वो 9 साल का एक बार ही टर्म होता है, यानी कि 9 साल का टर्म है आईसीजे, श्वेता आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सिविल लिटिगेशन होता है। जजेस और प्रोसिक्यूटर्स क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल, 9 साल का नॉन रिन्यूएबल टर्म, यानी कि वो एक ही बार या तो जज बन सकते हैं, प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं 9 साल के पीरियड के लिए। ठीक है, 3 तरह के बेंचेस होते हैं आईसीसी में, प्री ट्रायल, ट्रायल और एपेलेट बेंचेस। प्रोसिक्यूटर एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है किसी भी मैटर में जो कि उसके सामने है, बट बिफोर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द प्री ट्रायल जजेस कि भैया वो एक फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन ओपन अप करना चाह रहा है। सो प्रोसिक्यूटर एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है जो मैटर उसके हाथ में है, बट बिफोर सीकिंग परमिशन, बट बिफोर दैट वो परमिशन लेता है फ्रॉम द प्री ट्रायल जज कि मैं ये मैटर पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाह रहा हूं, फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपकी मेरे को मंजूरी चाहिए। एज ऑफ मार्च 2025 प्रोसिक्यूटर आईसीसी के कौन है? करीम अहमद खान। करीम खान ये जून 2021 से ये आईसीसी के प्रोसिक्यूटर हैं। ये पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनल है। नाउ ड्यूरिंग हिज टेन्योर करीम खान हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन सेवरल हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशंस, फॉर एग्जांपल अरेस्ट वारंट्स फॉर द इजरायली लीडर्स। दूसरा है सैंक्शंस बाय द यूएस। फरवरी 2025 में अमेरिका की सरकार ने इकोनॉमिक और ट्रैवल सैंक्शंस करीम खान के ऊपर लगा दिए थे, क्योंकि करीम खान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग
so many people from America and so many people from Israel in this Israel Gaza, in this Israel Hamas war. Also ये आईसीसी ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी एक अरेस्ट वारंट निकाला था, तो उसमें भी करीम खान मौजूद थे। तो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन ओपन अप कैसे करता है? देखो कैसे करता है, 3 सिनेरियोज हैं। पहला, जब केस रेफर किया जाता है बाय अ मेंबर कंट्री इन इट्स ओन टेरिटरी, जब एक केस रेफर किया जाता है बाय अ मेंबर कंट्री इन इट्स ओन टेरिटरी, ठीक है। दूसरा, जब केस रेफर किया जाता है यूएनएससी के द्वारा, यानी कि पेरेंट्स ने कहा कि ये लड़की की फोटो है, लड़के की फोटो है, कल जाके इसको मिलके आओ, मिलके ही आना है, ठीक है। और तीसरा, व्हेन द प्रोसिक्यूटर अपने आप कोई केस उठाना चाहे तो 3 सिनेरियोज हैं कि प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन ओपन कैसे करता है। पहला सिनेरियो, जब मेंबर कंट्री जो है आईसीसी का वो बोले कि भैया मेरे देश में वॉर क्राइम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, तो भैया आप आओ यहां पे इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ कि कौन है रिस्पॉन्सिबल, पता करो कि भाई किसको यहां पे आपने लाइक जिम्मेवार ठहराना है और किसको हमने सजा देनी है, कौन यहां पे कसूरवार है। दूसरा सिनेरियो है जब यूएनएससी कहता है कि भैया ये केस पिकअप करो। तीसरा है जब प्रोसिक्यूटर अपने आप केस पिकअप करता है। सवाल है कि नॉन मेंबर स्टेट्स, अब इंडिया नॉन मेंबर है, चाइना नॉन मेंबर है, अमेरिका नॉन मेंबर है, क्या नॉन मेंबर स्टेट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है? सवाल यह है। तो पहला सिनेरियो यह है, अगर तो जो क्राइम्स हैं, जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, अगर वो करे गए थे बाय नॉन मेंबर्स इन मेंबर स्टेट्स, यानी कि मान लो कि आज हम हाइपोथेटिकली एक मेंबर स्टेट पे हमला कर देते हैं। मान लो हाइपोथेटिकली इंडिया आज अटैक करता है, हाइपोथेटिकली, वेरी हाइपोथेटिकली, इंडिया आज अटैक करता है जर्मनी के ऊपर, और बहुत ही हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, लेकिन इंडिया एक नॉन मेंबर है और जर्मनी एक मेंबर है। तो जर्मनी एक मेंबर है आईसीसी का, इंडिया नॉन मेंबर है, लेकिन अगर इंडिया को ऐसे क्राइम्स कर रहा है जर्मन सॉइल के ऊपर, जहां पे जर्मन लोग मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, तो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देन दूसरा, अगर नॉन मेंबर्स कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर लें, यानी कि अगर इंडिया बोले कि हाँ हमको आईसीसी की जुरिस्डिक्शन मंजूर है। तीसरा, जब यूएनएससी ऑथराइज करे। सो यानी कि चाहे नॉन मेंबर स्टेट्स की बात हो या चाहे प्रोसिक्यूटर ओपनिंग द इन्वेस्टिगेशन की बात हो, दोनों सिनेरियोज में एक पर्टिकुलर सिचुएशन बड़ी कॉमन है। वो क्या है? जब यूएनएससी रेफर करता है। अब पिछले कुछ सालों में आईसीसी को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इतने सालों में आईसीसी ने किया ही क्या है, इतने पैसे खा लिए, इतना सारा नुकसान कर दिया। आईसीसी तो टूथलेस बॉडी है, पेपर टाइगर है, कि कोर्ट ने इतने सालों में, 26-27 सालों में केवल 10 लोगों को ही कन्विक्ट करा है। और जो बड़ी ताकतें हैं, जैसे कि अमेरिका की बात हो, तो बड़ी ताकतों को तो कुछ आईसीसी कह ही नहीं पा रहा, क्योंकि अब कितने सारे क्राइम्स तो अफगानिस्तान में भी करे अमेरिका ने, अंडर द गार्ब ऑफ वॉर ऑन टेरर। तो अमेरिका ने तो बहुत सारे क्राइम अफगानिस्तान में भी करे। अफगानिस्तान तो एक मेंबर है आईसीसी का, तो आईसीसी तो क्या कर रहा है? आईसीसी तो कुछ अमेरिका को कहा ही नहीं, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म काफी किया जाता है। व्हाई वाज आईसीसी न्यूज इन 2025? सो पहला तो जैसे अभी यहां पे कोई बच्चा कह रहा था, सो फर्स्ट इज, सिमरन कह रही थी, फिलिपाइन प्रेसिडेंट रोड्रिग दुतर्ते। तो ये जो फिलिपाइन के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर फिलिपाइंस के प्रेसिडेंट हैं, ये मार्च 11, 2025 की ही बात है, यानी कि कल की ही बात है, दैट ही वाज अरेस्टेड एट मनीला's इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम हांगकांग। आईसीसी ने इशू किया था अरेस्ट वारंट अक्यूजिंग हिम ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और उनका जो एंटी ड्रग कैंपेन था अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसके चलते वो उस एंटी ड्रग कैंपेन के चलते काफी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई, तो इसके खिलाफ भी आईसीसी ने फटकार लगाई। देन अरेस्ट वारंट फॉर द इजरायली लीडर्स। तो नवंबर 2024 में आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू करे थे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, डिफेंस मिनिस्टर योआव गलंत के के खिलाफ। इनको चार्ज किया गया था विद वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंक्लूडिंग के जो गाजा के लोग हैं, वेस्ट बैंक के लोग हैं, उनको भूखा मारा जा रहा है। सिविलियंस को, इनोसेंट सिविलियंस को टैग किया जा रहा है कि वो हमास के लोग हैं, और जस्ट बिकॉज के वो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनके खिलाफ अट्रॉसिटीज करी जा रही हैं। सो देयरफॉर इसके चलते इजरायली लीडर्स को अरेस्ट वारंट दिए गए थे आईसीसी के द्वारा। और फरवरी में, अभी कुछ दिन पहले ही, अमेरिका ने आईसीसी के लीडर्स को कहा कि भाई हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, आपके ऊपर ट्रैवल सैंक्शन लगा रहे हैं, और अमेरिका ने क्रिटिसाइज किया आईसीसी के एक्शंस को। तो
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया अर्ली ऑफ फरवरी 2025, जहां पे सैंक्शंस लगाए गए आईसीसी ऑफिशियल्स पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ यूएस एंड इजरायली ऑफिशियल्स इन दिस गाजा वॉर। देन जनवरी 2025 में आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर ने अनाउंस करे एप्लीकेशंस फॉर द अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट द सुप्रीम तालिबान लीडर विच इज हैबतुल्ला अखुनजादा एंड द चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं तालिबान के, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करी गई और आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, उन्होंने अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ निकाले एंड दे आर अक्यूज्ड ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के भैया जब से ये 2021 में आए हैं, जब से ये 15 अगस्त 2021 से जब से ये तालिबान आया है पावर में, तब से कितने सारे क्राइम्स कमिट करे गए हैं अगेंस्ट द वुमेन, कितने ग्रेव क्राइम्स कमिट करे गए हैं अगेंस्ट द अफगान वुमेन एंड द अफगान गर्ल्स, एंड देयरफॉर इनको ट्राई किया जाए, इनको चार्ज किया जाए अंडर लॉ। एंड देन अर्ली 2025 में, जनवरी 2025 में इटालियन अथॉरिटीज ने अरेस्ट करा एक बंदा उसामा एलमरी नजीम, जो कि एक लिबियन मिलिट्री ऑफिसर है हु वाज वांटेड बाय द आईसीसी फॉर वॉर क्राइम्स इंक्लूडिंग मर्डर, टॉर्चर एंड रेप। ओके, आगे बढ़ते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं। नाउ ये G20 समिट 2023 में हुआ था और एक बड़ा मजेदार आपको एक्रोनिम बताऊंगा, शायद आकांक्षा को याद हो, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, बाकियों को शायद अभी आज ये एक्रोनिम काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं द मेंबर्स ऑफ द IMAC, कि जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। देखो दो चीजें हैं, एक तो कंट्रीज इन्वॉल्व कौन सी हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द IMAC, और एक सिनेरियो आता है जहां पे जो कंट्रीज जो कि IMAC कॉरिडोर पे लाई करती हैं, ठीक है, तो वो दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। नाउ ये G20 समिट जब 2023 में हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे देश में ही हुआ था, हम प्रेसिडेंट थे G20 के, तब हमने ये मेगा कॉरिडोर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। तब के जो यूएस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उन्होंने ये कहा था ये बहुत बड़ी डील है, बहुत ऐतिहासिक डील है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया, यूएई, सऊदी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएसए है। क्या आपको ये याद हो रहा है कि कौन सी कंट्रीज हैं? घंटा याद नहीं हो रहा है। इसको कैसे याद रख सकते हैं अभी बताता हूं। नाउ व्हाट इज IMAC? IMAC एक रेल, एक मल्टी मोडल कॉरिडोर है, यानी कि रेल, इसमें रेल कंपोनेंट भी है, शिपिंग कंपोनेंट भी है, ठीक है, इसमें रेल और शिपिंग कंपोनेंट भी है, विच इज पार्ट ऑफ द PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्या है अब ये बात समझो, ये जो PGII है, PGII जो है ये एक इनिशिएटिव है जो कि G7 देशों के द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था एज अ काउंटर टू चाइनाज BRI। तो बात समझो, PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये एक इनिशिएटिव है जो कि G7 देशों ने 2022 में लॉन्च किया था जब जर्मनी में 2022 में जर्मनी में G7 समिट हुआ था। नाउ ये PGII का एक पर्टिकुलर पार्ट है विच इज द IMEC, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ अब ये जो PGII है ये क्यों बनाया गया था? ताकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है IMEC, ये क्या करेगा? ये ग्रेटर ट्रेड अमंग द इन्वॉल्व कंट्रीज को प्रमोट करेगा। अब इसका रेल कंपोनेंट भी है और इसका शिप कंपोनेंट भी है, ठीक है। क्या ये चाइना के G7 का, जब मैं आऊंगा G7 में तब बताता हूं, ठीक है, जब आऊंगा तब मैं बताता हूं G7 का जो ट्रिक है। जूस GF करके एक वैसे एक्रोनिम होता है जो मैंने को मतलब याद आ रहा है G7 का, कोई नहीं, G7 में जब आएंगे तब बात करेंगे। जहां तक जितने भी ट्रिक्स मुझे याद आ पाएंगे उतना मैं शेयर करूंगा। जैसे मैं YouTube पे शॉर्ट्स भी बनाता रहता हूं, जैसे अभी एक शॉर्ट बनाया है बाल्टिक सी को लेके, ठीक है, फ्रेड सेल योर PG करके एक एक्रोनिम है, बाल्टिक सी के सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज को याद रखना, कोस्ट लाइन कंट्रीज को याद रखना। देन बर्गर टी का एक शॉर्ट बनाया था, वो काफी ब्लैक सी के सराउंडिंग कौन सी कंट्रीज हैं। सो जो भी मेरे को ट्रिक्स और एक्रोनिम्स आते रहेंगे आपको बताता रहूंगा। कमिंग टू द IMAC, तो यानी कि ये अब एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है जो शायद माना जाता है कि चाइना के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को काउंटर कर सके। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वैसे तो ये कॉरिडोर अभी बना ही नहीं है, बिकॉज ये कॉरिडोर के अनाउंस होने के बाद ही
ये कॉरिडोर के अनाउंस होने के बाद ही एकदम से हमास ने हमला ताबड़तोड़ कर दिया था इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक सी कंपोनेंट है। अब देखो ये पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स है जो कि इन्वॉल्व है इन दिस कॉरिडोर। देखो मुंबई पोर्ट है, देन यहां पे बाय सी यहां पे जबल अली आपका दुबई में पोर्ट आता है, देन यहां पे अल गुफात ये आपका सऊदी अरेबिया में पोर्ट आता है, देन आपका आता है हरद, ये अगेन सऊदी अरेबिया में है, देन अगेन यहां पे आ गया आपका अल हदित्ता, ये अगेन सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, देन उसके बाद जॉर्डन में यहां पे पोर्ट अकबा आ जाता है, देन इजराइल में आपका हाइफा आ जाता है, देन ये आपका ग्रीस में आ गया पिरेस। ठीक है, तो ये पोर्ट्स हैं जो कि आईएमएसी कॉरिडोर में आते हैं। तो ये इसका सी कंपोनेंट भी है, रेल कंपोनेंट भी है। आप देख सकते हैं कि जो डॉट, ये जो डैश 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 है, ये सी कंपोनेंट डिनोट करता है, जो स्ट्रेट लाइन है वो रेल कंपोनेंट डिनोट करती है। अब ये कॉरिडोर वैसे तो एम करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना, बट आई डोंट थिंक सो ये काउंटर कर पाएगा। एक्रोनिम इफ आई गेस यू एक्रोनिम है टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज जो कि इस कॉरिडोर में मौजूद हैं, जो कि इस कॉरिडोर के मेंबर्स हैं, मौजूद तो नहीं बट मेंबर्स हैं। तो इफ आई गेस यू, इंडिया, फ्रांस, इफ देन इटली, आई गेस यू। ठीक है, जर्मनी, यूएई, ई से कोई कंट्री नहीं है, एस से सऊदी अरेबिया, एंड देन यू से यूएसए। ये याद रहेगा, ये एक्रोनिम याद रहेगा। हाँ सॉरी, ई से है, ई से यूरोपियन यूनियन है, सॉरी ई से यूरोपियन यूनियन है, सॉरी आई फॉरगॉट, ई से यूरोपियन यूनियन है। इफ आई गेस यू याद रहेगा। इटली, इंडिया, फ्रांस, इटली बोल दो, इंडिया बोल दो, एक ही बात है। अब तो वैसे भी मतलब आना जाना लगा रहता है इटली और सॉरी मैंने जर्मनी लिख दिया, सॉरी हाँ मैंने ग्रीस, सॉरी यहां पे ग्रीस आना चाहिए, मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, इफ आई गेस यू, ग्रीस, यूएई, यूरोपियन यूनियन, सऊदी। तो ये बना गेस, एंड यू यानी कि यूएसए। इफ आई गेस यू, ठीक है, ओके ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, प्रपोज कॉरिडोर इज एस्टैब्लिशिंग ट्रेड रूट्स एंड पोर्ट्स कनेक्टिंग इंडिया, सऊदी, यूएई, जॉर्डन, इजराइल एंड ईयू। लेबनान एंड जॉर्डन से इजराइल जा रहा है नेटवर्क, लेबनान से नहीं जा रहा। यहां जॉर्डन है, ये जॉर्डन से जा रहा है, जॉर्डन से इजराइल जा रहा है, लेबनान से नहीं जा रहा। ठीक है, जॉर्डन से जा रहा है। अगेन हैव अ लुक एट दिस मैप। नहीं लेबनान से नहीं जा रहा ना, लेबनान तो ऊपर रह गया, लेबनान से नहीं जा रहा, वो लेबनान से नहीं जा रहा, जॉर्डन से जा रहा है। जॉर्डन यहां पे है, इजराइल यहां पे है, ऊपर है लेबनान, इजराइल के ऊपर लेबनान है। अंडरस्टैंड वन थिंग, इजराइल इज अ कंट्री जिससे ये कॉरिडोर पास हो रहा है। अंडरस्टैंड वन थिंग, हाँ वही मैं बता रहा हूं। ये जो इफ आई गेस यू एक्रोनिम है, इफ आई गेस यू जो एक्रोनिम है, ये उन देशों का नाम है जो कि इस कॉरिडोर में इन्वेस्टेड हैं, जो कि इस कॉरिडोर में इन्वेस्टेड हैं, पैसे लगा रहे हैं। इजराइल और जॉर्डन जो हैं वो इस कॉरिडोर के हिस्सा, मतलब वो जो, आप बात को समझो, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये वो देश हैं, इफ आई गेस यू, जो कि इस कॉरिडोर में पैसा लगा रहे हैं। सो देयरफॉर वो मेंबर्स हैं। अब ऐसे तो आप बोलोगे कि सर यहां पे मैप में अमेरिका क्यों नहीं आ रहा? अमेरिका यहां पे पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इफ आई गेस यू उन देशों का नाम है जो कि इस कॉरिडोर में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इजराइल जॉर्डन के
कंट्रीज में से ये कॉरिडोर पास होता जा रहा है, पास होता हुआ जा रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, प्लीज करेक्टेड टू ग्रीस, प्लीज करेक्टेड टू ग्रीस। यहां मुझसे मतलब एक वो मिसप्रिंट हो गया है, प्लीज करेक्टेड टू ग्रीस, मतलब मुझसे मिसटाइप हो गया है, ग्रीस कर लेना उसमें। अब ये जो कॉरिडोर है, ये जो कॉरिडोर है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहने को तो ऑल द वे अप टू सेंट्रल यूरोप भी जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने उन देशों को देखना है जो कि इस कॉरिडोर में इन्वेस्टेड है। ओके, लेट मी डू वन थिंग, आई मीन अभी आई डोंट हैव, ओके, आई मीन I'll get back to you on this little later, ठीक है? एक बार मैं भी चेक कर लूंगा जर्मनी है कि ग्रीस है, I'll get back to you little later, ठीक है? अगर आपने चेक कर लिया है, अगर आपने ऑनलाइन चेक कर लिया जर्मनी, सो देन ओके, आई मीन लेट्स गो अहेड विद जर्मनी। आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं जर्मनी ग्रीस के बीच में, ठीक है? I'll get back to you on this later. Okay, now why is this project being announced? Why is this project being announced? हम इसको बाद में चेक कर लेंगे, जर्मनी है ग्रीस है, लेकिन ये आपको पता हो कि ग्रीस का जो पिरियस पोर्ट है, ग्रीस का जो पिरियस पोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑफ दिस कॉरिडोर, ठीक है? इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑफ दिस कॉरिडोर, ठीक है? यार अगेन, अब यहां पे आप मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, अंडरस्टैंड करो एक बात को कि ऐसे तो यार यहां पे इजराइल भी लिखा हुआ है, जॉर्डन भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो। अगर पिछले मैप में ग्रीस लिखा है, इस मैप में भी ग्रीस लिखा है, ग्रीस से ये कॉरिडोर पास होता जा रहा है, थ्रू जा रहा है, ठीक है? आई नीड टू चेक कि वो ग्रीस है कि जर्मनी है जो कि मेंबर इसमें इन्वॉल्व है, आई विल चेक ऑन दैट, ठीक है? आई विल गेट बैक टू यू इन सम टाइम। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो जर्मनी, ठीक है? ग्रीस एक कंट्री है जो कि इस कॉरिडोर का पार्ट है, इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है, इन्वेस्टमेंट फिर जर्मनी की है, ग्रीस से कॉरिडोर पास होता जा रहा है। ये प्रोजेक्ट को अनाउंस क्यों किया गया है? पहला, बिकॉज जो कंट्रीज जो कि इन्वॉल्व हैं इस कॉरिडोर में, जो इन्वॉल्व हैं इस कॉरिडोर में, उन कंट्रीज के बीच में देयर विल बी फ्लो ऑफ एनर्जी एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। सेकेंडली, ये प्रोजेक्ट मदद करेगा कि जिन देशों में जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में आती हैं, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है तो कैसे वो इस कॉरिडोर का फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा, दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू टर्न द टेम्परेचर डाउन बाय ब्रिंगिंग द मिडल ईस्ट टुगेदर, बिकॉज इसमें इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश इन्वॉल्व हैं। इजराइल फाइनेंशियली एज अ मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, इजराइल से ये कॉरिडोर बनता हुआ जा रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे यूएई, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल इन्वॉल्व है, सो देयरफॉर इनके बीच में काफी शांति बनी रहेगी, इनके बीच में टर्बुलेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन ये कॉरिडोर अनाउंस करने के 1 महीने के बाद ही गाजा, हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ओके, ये PGII क्या है इसको आप बाद में पढ़ लेना, आपको मैंने मेन स्टोरी बता दी है PGII के बारे। 2022 के G7 समिट में ये PGII बनाया गया था। नाउ एक इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव है, इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव, ये इंडिया और इटली ने बनाया है। इंडिया इटली के बीच में वैसे भी काफी अच्छे संबंध हैं हाल फिलहाल में, वो क्यों है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेलोडी खाओ, मस्त हो जाओ, ठीक है? सो इंडिया और इटली के बीच में ये एक इंडो मेडिटेरेनियन इनिशिएटिव बना है। तो ये इनिशिएटिव सीक्स टू ट्रैक डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द IMEC। तो ट्रैक करने के लिए कि IMEC में कितनी प्रोजेक्ट हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये एक इनिशिएटिव बनाया गया है टू कीप अ चेक ऑन दिस कॉरिडोर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT की बात करते हैं। तो नवंबर 2023 में खबर आई थी कि रशिया ने, बिल्कुल ससुराल है, इटली हमारा ससुराल है और वहां पे आना जाना लगा रहेगा, कायम रहेगा, ठीक है? नवंबर 2023 में रशिया ने ऑफिशियली अपनी जो रैटिफिकेशन थी CTBT के साथ, विच इज कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, वो रिवोक कर दी। रशिया ने कहा कि भैया ये CTBT जो ट्रीटी है इसमें तो इनफैक्ट इवन अमेरिका भी नहीं है, जबकि ये ट्रीटी बनाने का वजूद ये था कि हम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट पे बिल्कुल कंप्लीट बैन लगा देंगे। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है वो इस करके लगाया गया है 1992 के, ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR के बाद 1991 के बाद ये बात तय करी गई थी
कि न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में कंप्लीट बैन लगा दिया जाएगा। रशिया ने तो उसको रैटिफाई कर दिया, लेकिन अमेरिका ने रैटिफाई नहीं करा। ठीक है, नाउ ये 1996 में अडॉप्ट किया गया था, जहां पे सभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, कि दुनिया भर में कहीं पे भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स नहीं करी जा सकती है। एंड दिस ट्रीटी रिक्वायर्ड रैटिफिकेशन बाय 44 nuclear capable countries to enter into force. Now, prior to Russia's withdrawal, 36 of these countries had ratified the treaty. लेकिन इंडिया, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान इस ट्रीटी में नहीं थे। तो इंडिया ने तो न्यूक्लियर टेस्ट किया 1998 में, न्यूक्लियर टेस्ट किया। हाँ, नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी का मजाक उड़ाता है बिकॉज नॉर्थ कोरिया तो रोज ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होता है। तो रशिया ने ये ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया कि यार अमेरिका नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है, तो मैं यहां पे बैठा क्या कर रहा हूं। तो ये ट्रीटी अडॉप्ट करने का पर्पस था कि कंप्लीट न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग पे बैन लगाना। तो अब ये 1996 में अडॉप्ट किया गया था और इसको इनटू फोर्स में लेके आने के लिए, इस ट्रीटी को इनटू फोर्स में लेके आने के लिए 44 स्पेसिफिक न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज को यहां पे साइन करना पड़ना था। नाउ इसका बैकग्राउंड क्या है? कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर आर्म्स रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे गए यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में फ्रॉम 1945 टू 1996 एंड राइजिंग ग्लोबल कंसर्न्स इमर्ज्ड रिगार्डिंग द हेल्थ एंड एनवायरमेंट रिस्क्स व्हिच पोज्ड बाय दिस रेडियोएक्टिव फॉलोआउट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट। तो 1963 में एक एलटीबीटी यानी कि लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इंपोज करी गई, जिसने न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया। न्यूक्लियर टेस्ट को बैन किया, 36 रैटिफाई कर चुकी थी। यस, लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को 1963 में जो बनाया गया, दिस एंडेड अप बैनिंग द न्यूक्लियर टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, लेकिन अंडरग्राउंड टेस्ट को अलाउ किया गया था। देन डबल टीबीटी यानी कि थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि 1974 में, दिस केम राइट आफ्टर पोखरान 1। पोखरान 1 के बाद, पोखरान 1 जो हमने किया था, तो टीटीबीटी में न्यूक्लियर टेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 150 किलोटन न्यूक्लियर यील्ड के बियॉन्ड, न्यूक्लियर यील्ड के बियॉन्ड टेस्ट नहीं करे जाएंगे। 150 किलोटन जो है वो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट करना है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, एक अपॉर्चुनिटी बनी यूएन के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को नेगोशिएट कर सकें। सितंबर 1996 में ये अडॉप्ट किया गया और सीटीबीटी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्टिंग एंड देयरफॉर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे इस न्यूक्लियर हिस्ट्री में। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं भारत ने, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने पोखरान 1 12 किलोटन का किया था, पोखरान 2 58 किलोटन का किया था। और यहां पे देखो 1961 में रशिया ने जार बॉम्ब 50,000 किलोटन का लार्जेस्ट न्यूक्लियर डेटोनेशन हिस्ट्री, यानी कि 50,000 किलोटन का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। इनफैक्ट जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया था वो कितना था? 21 किलोटन और 15 किलोटन का। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पहले 1961 में 50,000 किलोटन का, 50,000 किलोटन का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। मतलब डेजर्ट्स भी करते थे यार मोस्टली, और तो कहां करते थे? अभी एग्जैक्टली मेरे को ये तो नहीं पता कि कहां पे उन्होंने टेस्ट किया था, बट आई एम श्योर कहीं डेजर्ट एरिया में ही टेस्ट किया होगा या ऊपर किसी ठंडे इलाके में, साइबेरिया में, वहां पे किया होगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट प्लेस कहां पे किया था। 1964 में 15,000 किलोटन का, द लार्जेस्ट न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेटेड एवर बाय अमेरिका वाज ऑफ 15,000 किलोटन। इंडिया का इतना था 12 किलोटन, 58 किलोटन, और इतने से ही टेस्ट में इंडिया के ऊपर इतनी हाहाकार मच गई, इंडिया को इतना क्रिटिसाइज किया गया कि इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया है, इंडिया न्यूक्लियर पावर्स को मिसयूज करेगा, ये करेगा, फलाना करेगा। हमने केवल 12 किलोटन का किया था, 58 किलोटन का किया था। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर थ्रेशोल्ड की भी बात करें, एज पर द टीटीबीटी, वो थ्रेशोल्ड 150 किलोटन की है, उससे भी कहीं गुना कम हमने किया था 1974 और 1998 में।
ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। फिजी पहला स्टेट था टू रैटिफाई द ट्रीटी ऑन अक्टूबर 10, 1996। सितंबर 10, 1996 में ये ट्रीटी हैड एंटर्ड इनटू फोर्स। As of September 2023, 187 states have signed and 178 states had ratified the treaty. Most recently, श्रीलंका ने इस ट्रीटी को रैटिफाई किया जुलाई 2023 में। अमेरिका ने साइन करा था इस कन्वेंशन को, लेकिन रैटिफाई नहीं किया। यानी कि अमेरिका ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया इस ट्रीटी को इनटू फोर्स लेके आने के लिए। लेकिन अमेरिका ने एक सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम बनाया रखा है कि अमेरिका ने 1992 के बाद पिछले 32 इयर्स में कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं किया है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यस, एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या टॉक्सिक गर्लफ्रेंड की तरह, डोमिनेटिंग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो तो क्यों रहना रिलेशन में। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है, या 20s में ना, मतलब आप सब अभी 20s में होंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग 30s में आके, वैसे मेरी अभी शादी नहीं हुई है, आई एम 36, बट फ्रैंकली स्पीकिंग रिलेशंस की बात हो रही है तो रिलेशंस के बारे में बहुत ज्ञान है जो कि मैं पेलता रहता हूँ। लेकिन 20s में ना, मतलब मेरा 20s बड़ा इमोशनल सा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता था, और मतलब UPSC की तैयारी, इंटरव्यू की कॉल, मेंस लिखना, फिर बाद में गर्लफ्रेंड, ये सब कुछ। तो ना मैं आपको सही बोलूँ, अभी आप अगर 20s में ही होंगे मोस्टली सारे के सारे, और अगर अभी आप सिंगल है ना, कोई यू नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। रिलेशन में हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है रिलेशन में हो भैया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आज ब्रेकअप कर दो, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है, यू डोंट हैव टू बी इन अ डोमिनेटिंग रिलेशन। बिकॉज यार अभी ना आपका जो नजरिया है ना रिलेशंस को लेके अभी 20s में, वो बहुत ही डिफरेंट है। और जब आप 30s में आओगे ना, और बहुत सारी बातें आप देखोगे। और सही बोलूं, मतलब जब आप एक सर्टन एज क्रॉस कर लेते हो तो आपको इतनी जल्दी लोग पसंद भी नहीं आते हैं। अरे वाह संजुक्ता, यू आर हैप्पीली मैरिड एट 25, एक्सीलेंट। देखो ये उम्र है शादी कराने की, क्योंकि अगर आप 35-36 के हो जाओ तो आपको इतनी आसानी से लोग पसंद भी नहीं आते हैं। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डोमिनेटिंग है, यू नीड नॉट बी इन दैट रिलेशन, और टॉक टू योर पार्टनर। शादी हो चुकी है तो और बात है भैया, फिर तो चलो मैं ये नहीं कहूंगा कि आज लेक्चर देखने के बाद ही जाके कुछ आप ऐसा कोई एडवेंचरस काम कर दो, बट यू डोंट हैव टू टॉलरेट सो मच ऑफ टॉक्सिसिटी और डोमिनेंस। ओह आई सी। कईयों को होती है आदत, कईयों को फिर वो ADHD होता है, कईयों को वो अटेंशन डेफिसिट भी होता है कि भी मेरे को इंपॉर्टेंस दो, ये करो वो करो, बट खैर एनीवेज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की बात करेंगे। 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुई है? बाकू, अजरबैजान में हुई है। वैसे बाय द वे इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती हैं, अजरबैजान बहुत एक अपकमिंग ट्रैवल एरिया भी बन चुका है, ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन भी बन चुका है, और मुझे बहुत शौक है बाहर घूमने फिरने का, तो मैं भी शायद प्लान करूं यहां पे जाने के लिए। बट बहुत सुंदर जगह है, सस्ते में, यानी कि अगर 30-40 हजार में आपने यूरोप वाली फीलिंग लेनी है, यूरोप वाली फीलिंग जिसमें आपको कई लाखों खर्च करने पड़ते हैं, तो आप यहां पे अजरबैजान जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, यस आजकल हनीमून डेस्टिनेशन वही बना हुआ है। तो आजकल कह रहा हूं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की जो मीटिंग थी वो यहां पे हुई थी अभी 2024 में। नाउ इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या थे, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस, एक सेंट्रल अचीवमेंट इस मीटिंग का क्या था? एक अग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया कि $300 बिलियन, एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली, यानी कि हर साल बाय 2035 मोबिलाइज करने हैं, ताकि डेवलपिंग देशों को हम मदद दे सके in terms of transitioning towards green energy and also in terms of mitigating the impact of greenhouse gases. ठीक है, सो देखो एक हम कितने सालों से, हम क्योटो प्रोटोकॉल की टाइम से, मतलब मैं अपनी पूरी UPSC की तैयारी निकाल चुका हूं इस बात को सुनते सुनते कि 2020 के बाद डेवलपिंग देशों को $100 बिलियन हर साल देते रहेंगे, ताकि डेवलपिंग देश अपने मिटिगेशन टारगेट्स, यानी कि मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, और ये जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसको एडजस्ट कर सके। अब फाइनली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो अजरबैजान में मीटिंग हुई है, वहां पे यह तय किया गया है कि $300 बिलियन, $100 बिलियन से कुछ नहीं बनने वाला भैया। वो आपने 1997-98 में बात कही थी, अब महंगाई बढ़ गई है,
$300 बिलियन हर साल बाय 2035 आपको मोबिलाइज करने पड़ेंगे, डेवलपिंग देशों की मदद करनी पड़ेगी। डेवलपिंग देशों का अभी बहुत सारा टाइम जाने वाला है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, लेकिन जो देश पहले से ही विकसित हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, उनको ज्यादा जिम्मेवारी के साथ काम करना पड़ेगा। दिस कमिटमेंट वॉज डेफिनेटली एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस 100 बिलियन टारगेट, लेकिन दिस इज अगेन शॉर्ट ऑफ द $1 ट्रिलियन, स्लाइटली मोर देन $1 ट्रिलियन टारगेट, जो कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इतने टाइम से एडवोकेट कर रही थी। देखो, आज की अगर मैं बात करूं, आज 2025 है, हमने 2070 तक, इंडिया ने 2070 तक क्या कहा था कि हम नेट जीरो बनेंगे। नेट जीरो बनेंगे, तो नेट जीरो बनने के लिए आपको लगता है कि बिलियंस डॉलर की बात बनेगी? नहीं, हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ये तो आज 2025 की बात कर रहा हूं, आज 2025 है। आपको पता है 10 साल के बाद अब तो ना बिलियन डॉलर भी छोटा लगने लग गया, अब तो 1 करोड़ भी छोटा लगने लग गया है। 1 करोड़ तो लगता है कि ऐसे ही बन जाएंगे यार। म्यूचुअल फंड वाले तो वैसे ही फोन करके कहते रहते हैं कि सर आज SIP शुरू करो, आप 1 लाख 2 साल के, आपके रिटायरमेंट तक आपको 1 करोड़ का कॉर्पस मिलेगा। अरे 1 करोड़ तो वैसे ही बहुत कम लगने लग गया। 1 करोड़ तो रिटायरमेंट के टाइम पे तो आज से 25-26 साल बाद और भी कम लगेगा। सो देयरफॉर अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कम लगने लग गए हैं, अभी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। सो हमने कोशिश करी, जब हम ग्लासगो में COP26 हुआ था, COP26 हुआ था ग्लासगो में, यूके में, 2021 की बात है, तब हमने कोशिश करी डेवलप्ड देशों को यह समझाने की कि यार आप ये जो नेट जीरो का जो हमको डंडा दे रहे हो, ये जो नेट जीरो की बात कर रहे हो, ये नेट जीरो के ट्रांजिशन के लिए आपको क्या लगता है कि बस मतलब 500 रुपए में, 2000 रुपए में, 5000 रुपए में हो जाएगा? ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी डेवलप्ड देश इस बात पे आए हैं कि हम $300 बिलियन एनुअली देंगे, लेकिन हमारा टारगेट $1.3 ट्रिलियन था। और भी कुछ बातें हुई हैं, जैसे कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग डेलीगेट्स ने ऐसे रूल्स एस्टैब्लिश करे और एक UN रजिस्ट्री को बनाया जो कि फैसिलिटेट करेगा और रिकॉर्ड करेगा इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग को। देन फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन, बातचीत हुई कि कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल्स को कैसे फेज आउट किया जा सकता है। कंप्लीटली तो फेज आउट नहीं किया जा सकता। आज भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मोर देन 50% इज थ्रू कोल फायर्ड प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स। तो हम एकदम से आज ये नहीं कह सकते कि आज सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, आज केवल हम सोलर एनर्जी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। आज मुश्किल है, 100% मुश्किल है, बट यस, इंक्रीमेंटल प्रोसेस हो सकता है। तो ये जो डिस्कशन था कि कंप्लीटली फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर दो, ये डिस्कशन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थी, बिकॉज नहीं पॉसिबल ना कि ऑयल, गैस, कोल को इमीडिएटली आज आप फेज आउट कर दो। हाँ, लेकिन इस बात के बारे जरूर एक कंसेंसस आया है कि इनका जो इस्तेमाल है वो हम कम कर सकते हैं। नाउ अब अबाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समझो। यस, फेज डाउन नॉट फेज आउट, एब्सोल्युटली करेक्ट है शिखा। COP इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द UNFCCC। या आपको वैसे डिटेल में एनवायरमेंट में भी मैम करवाएंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूं। 1992 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जब UNFCCC को अडॉप्ट किया गया था एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो। अंडरस्टैंड वन थिंग, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनवायरमेंट के मैम आपको बढ़ाएंगे, जो कि एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है, वो IR से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कर चुके हो? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो ये COP 1992 में बनाया गया था अंडर द UNFCCC फ्रेमवर्क, was adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro. COP mechanism is the primary platform for negotiating and implementing international agreements to combat climate change. इसमें 197 पार्टीज हैं, 196 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। हर एक मेंबर स्टेट का इक्वल वोट होता है, लेकिन डिसीजंस आर ऑफन रीच थ्रू कंसेंसस रादर देन फॉर्मल वोटिंग। ठीक है, तो इसकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, नवंबर या दिसंबर में होती हैं। पहली COP कहां हुई थी? बर्लिन में, जर्मनी, 1995 में। हर एक COP इज प्रेसाइडेड ओवर बाय अ होस्ट कंट्री। ठीक है, देन इसमें 2 परमानेंट बॉडीज होती हैं जो कि COP को असिस्ट करती हैं, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, और एक सब्सिडरी बॉडी होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। सो रोल ऑफ COP, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग। सो फॉर एग्जाम्पल क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इसको रिव्यू करने का जो जिम्मेवारी है, या इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द UNFCCC की बात करें
वो सीओपी का आता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आता है इसमें रोल। फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें तो सीओपी ओवरसी करता है फंड, जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो, अडाप्टेशन फंड की बात हो। एंड देन अगेन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को इंश्योर करना या ऐसी नॉलेज को ट्रांसफर करना टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो भी अपने ट्रांजिशन में, ताकि वो भी अपने देश में ग्रीन ट्रांजिशन लेके आ सके और ऐसी क्लीन टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। तो ये काम सीओपी का है। तो मेजर माइलस्टोन्स कौन से हैं सीओपी के? क्योटो प्रोटोकॉल, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 में हुआ था। देन पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो यानी कि जापान, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, सीओपी 21, ये अगेन यहां पे एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था जहां पे सभी देशों ने तय किया कि वो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करेंगे बिलो 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस अबव, यानी कि इतने तापमान से बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी जो ग्लोबल तापमान है उसको हम कोशिश करेंगे कि वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ब्रीच ना हो। लेकिन ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं दैट कि ऑलरेडी हम ये 1.5-2 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट हम लगा के चल रहे थे कि इसके बियॉन्ड हम नहीं जाने देंगे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को, वो तो हम अभी बाय द एंड ऑफ 2040 ही करने वाले हैं। कि ये तो 2021 में हमने सोचा था बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी तक हम इस इतने टेम्परेचर रेंज में कंटेन करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। हम ऑलरेडी ये जो टारगेट है ब्रीच करने वाले हैं बाय 2040। ओके, देन बात करते हैं आईसीजे के बारे में। कितना पड़ा है मैं एक बार देख लूं। है अभी, चलो 15-20 मिनट में देखते हैं कितना हो पाता है। आपको मैं छोड़ दूंगा, आपको मैं 10:45 पे लीव कर दूंगा, ठीक है। 10:45 इज अ गुड टाइम, आपको 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा। 15 मिनट्स इज अ गुड टाइम फॉर यू टू रियली ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट क्लास। आईसीजे की बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं। काफी बातें आईसीजे की हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आईसीजे एक प्राइमरी जुडिशियल बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। इसका मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है? लीगल डिस्प्यूट्स को, लीगल झगड़ों को रिजॉल्व करना बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि 2 और मोर कंट्रीज, नॉट स्टेट्स डजंट मीन यूपी एमपी वगैरह, बट 2 और मोर कंट्रीज। अनलाइक द आईसीसी, आईसीजे एक क्रिमिनल कोर्ट की तरह नहीं बट एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। हाँ, एक बात जरूर है, आईसीजे और आईसीसी दोनों, मोहित कुछ कह रहे हैं आप? मोहित, एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, आईसीसी और आईसीजे दोनों का जो ऑफिस है वो कहां पे है? हेग, नेदरलैंड्स में है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आईसीजे के पास कोई ऑटोमेटिक अथॉरिटी नहीं है कि वो सारे केसेस के ऊपर अपनी कोई अथॉरिटी दे सकता है या एडजुडिकेट कर सकता है। मतलब देखो, आईसीजे कहां पे आता है? आईसीजे वहां पे आता है जहां पे ये पाया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वायलेट हुआ है, इंटरनेशनल लॉ ब्रीच हुआ है, तो वहां पे आईसीजे आता है, आईसीजे अपना फैसला सुनाता है, ठीक है। अब आईसीजे ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं आता अपना फैसला सुनाने के लिए, आईसीजे को आपको फॉर्मली रिक्वेस्ट करना पड़ता है। यस, ऑफिस हेग में है, आईसीजे को आपको फॉर्मली रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो एक बारी कोई कंट्री, लेट्स से साउथ अफ्रीका गया था, साउथ अफ्रीका वेंट टू आईसीजे अगेंस्ट इजराइल। क्यों गया था साउथ अफ्रीका टू आईसीजे? बिकॉज साउथ अफ्रीका ने बोला कि जेनोसाइड कन्वेंशन एक जेनोसाइड कन्वेंशन है जो कि इजराइल ने वायलेट करी है। अब आईसीजे को ऐसे अपने आप बैठ के सपना नहीं आने वाला कि कौन से देश ने कौन सी कन्वेंशन को या कौन से लॉ को वायलेट किया है। आपको यानी कि एज अ मेंबर कंट्री आपको अप्रोच करना पड़ेगा आईसीजे को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, दैट यार मेरे को ये प्रॉब्लम है कि इस पर्टिकुलर कंट्री ने ये कानून, इंटरनेशनल लॉ वायलेट किया है। बिकॉज देखो, नेशनल लॉ अगर आप वायलेट कर रहे हो, राष्ट्रीय कानून, तो आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ अगर आपका वायलेट हो रहा है तो आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो नहीं है ना, तो आपके पास एक अथॉरिटी होनी बहुत जरूरी है जिसको आप अप्रोच कर सको। अब वो और बात है कि आईसीजे की बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है। आईसीजे अपना ओपिनियन दे सकता है, अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, वो बोल सकता है कि हाँ ये लॉ वायलेट हुआ है, ये हुआ है, फलाना टिमका हुआ है, लेकिन उसके बियॉन्ड आईसीजे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करना पड़ेगा पहले।
Consent to the ICJ's jurisdiction can be expressed in various ways. In the present case, such consent originates from provision in the Genocide Convention. मतलब अगर साउथ अफ्रीका की हम बात करें, साउथ अफ्रीका और इजराइल की हम बात करें, नाउ आईसीजे ने सक्सीड किया द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि 1920 में बाय द लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन ने इस कोर्ट को पहले तो लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया, और ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था उसका जो नाम था, जो रीब्रांड करा गया, आईसीजे करा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. आईसीजे का जो स्टैचू है, आउटलाइनिंग इट्स पर्पस एंड स्ट्रक्चर, draws heavily from its predecessor, which is the PCIJ, which is the Permanent Court of International Justice. जितने भी UN member states हैं, 193 हैं, they are automatically parties to the ICJ statute. लेकिन only certain UN organs and agencies they are eligible to submit advisory proceedings. इसमें 15 जजेस हैं. इसमें 15 जजेस हैं. ICC में कितने जजेस थे? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कितने जजेस थे? 18 थे. अभिषेक 18 थे. 18 जजेस थे. 9 साल का रिन्यूएबल टर्म था. यस 18 साल का एक नॉन रिन्यूएबल टर्म था. ठीक, 18 जजेस थे, 18 जजेस थे, 9 साल का नॉन रिन्यूएबल टर्म था. लेकिन आईसीजे में 15 जजेस हैं. कितने? 15 जजेस हैं जो कि 9 साल का टर्म सर्व कर रहे हैं, और ये रिन्यूएबल है. और ये इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएनजीए एंड द यूएनएससी. आईसीजे में जो जजेस हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएनजीए एंड द यूएनएससी. यस, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की सुविधा है कि भैया 18 ईयर्स, 18 साल के लिए तो आपको नौकरी मिल सकती है आईसीजे में. नाउ ये कोर्ट इस प्रिंसिपल को अडेयर करता है दैट नो मोर देन वन जज फ्रॉम ईच कंट्री, फ्रॉम ईच नेशनैलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड. ठीक है, यानी कि भाई आप ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में से 2 जजेस होंगे या अमेरिका में से 2 जजेस होंगे. एक जज होगा, एक नेशनैलिटी का होगा. तो अगर मान लो कि 15 जजेस हैं, तो 15 जजेस हैं वो 15 डिफरेंट नेशनैलिटीज के होंगे. ठीक है. नाउ आईसीजे का ऑफिस कहां पे है? हेग, नेदरलैंड्स का. यूएन का ऑफिस कहां पे है? न्यूयॉर्क सिटी का. तो इकलौता आईसीजे ही है जो कि वन ऑफ द यूएन ऑर्गन्स है जिसका जो ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में नहीं है. दलवीर भंडारी, एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो री इलेक्ट करे गए एज द जज टू द आईसीजे इन 2017. तो 2026 तक तो ये रहेंगे. 1 साल अभी और इनका टेन्योर और रह गया. भंडारी was nominated by the government of India as its official candidate in January 2012 for the post of judge of the ICJ. Now, South Africa at the ICJ. दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका ने इनिशिएट करी लीगल प्रोसीडिंग्स इजराइल के खिलाफ आईसीजे में. यह कहा कि जो इजराइल के जो एक्शंस हैं इन गाजा, दे आर अ वायलेशन ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन. 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन बनाई गई थी जिसके सिग्नेटरीज दोनों साउथ अफ्रीका भी हैं और इजराइल भी हैं. यह एलिगेशन लगाई गई दैट लुक, अंडर द गार्ब ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हमास, इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल गाजा के और वेस्ट बैंक के लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार रहा है. No. I mean, member country is equal to the number of judges. So, I mean, there are not 193 judges. See, understand one thing. There are 193 member countries. हाँ, अच्छा, उस तरीके से ओके फाइन. हाँ, अगर 15 मेंबर कंट्रीज हैं तो 15 जजेस. यस, आई गेट दैट. यस. तो मतलब ये मत कहना कि मतलब 193 जजेस हैं आईसीजे में, ऐसा नहीं है. ठीक है. साउथ अफ्रीका की जो एप्लीकेशन थी टू द आईसीजी, वहां पे कई सारे एक्शंस हाईलाइट करे गए बाय इजराइल, जहां पे ये क्लेम किया गया कि ये जो एक्शंस हैं इजराइल के, दे वर जेनोसाइडल इन नेचर. जैसे कि एक बहुत लंबा ब्लॉकेड ऑफ द गाजा स्ट्रिप, जहां पे लोगों की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी. और ये हमास की लड़ाई से पहले की बात है कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था. गाजा के जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, 3 बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं. देन सेकेंडली, मिलिट्री ऑपरेशन रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट सिविलियन कैजुअलिटीज, कि आप एक कॉम्बैटेंट एंड सिविलियन
के बीच में डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हो? Why are you not able to differentiate between a combatant and a civilian? हमास के जो लोग हैं वो कॉम्बैटेंट है, लेकिन सिविलियन यानी कि जो लोग गाजा में रहते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है हमास के साथ, वो सिविलियंस है। तो आप डिस्टिंग्विश करो बिटवीन अ कॉम्बैटेंट एंड अ सिविलियन। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए आज ही आप एनरोल कर सकते हैं मेरे IR के क्रैश कोर्स में, जहां पे 30 मार्क्स आप बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हैं विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 15 आवर्स, 10 days. Let's make sure that each and every day and each and every minute counts. Let's make sure that we are just not clearing the cutoff, but we are comprehensively clearing the cutoff by a substantial margin. At the end of the day, on the day of the prelims, when you come back after giving your paper, I would want that you all, anybody and everybody watching this video, should feel secure and safe in terms of preparing for the next stage of this examination. So friends, for IR, complete one-stop solution is your own Kuber sir. Please do enroll into this course if you feel excited about it. Here are the details. Here is the toll-free number, जहां पे आप कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. After applying the coupon code, the price of this course is merely 2,974. I will see you very soon. Thank you.